अपने विस्तार से ख्वातीन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा से भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 214 वोट डाले गए, किसी ने भी बिल की मुखालफत नहीं की। इस तरह पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर हो चुका है। तो एक दिन पहले ही राज्यसभा में इस बिल पर तकरीबन 7 घंटों की चर्चा हुई। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदों ने अपनी तरफ से बातें रखी और इस पे जो भी एतराज़ात थे उन एतराज़ात को इसमें शामिल किया, लेकिन मोटे तौर पर तमाम जमातों ने इस बिल की हिमायत की है। और राज्यसभा में पेशी से पहले यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में भी इस बिल की हिमायत में लगभग तमाम जमातें नजर आईं। एक जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस जमात ने लोकसभा में इस बिल की मुखालफत की थी और इसके खिलाफ वोट दिया था। उसका यह कहना था कि इस बिल में ख्वातीन रिजर्वेशन के बिल में इसमें अल्पसंख्यकों का भी कोटा होना चाहिए। अपने इस पॉइंट के साथ MIM ने इसकी मुखालफत की थी और इसलिए 2 वोट मुखालफत पड़े थे लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में जब कल वोटिंग हुई तो राज्यसभा में इस बिल की हिमायत में लगभग तमाम दलों ने, तमाम जमातों ने इस बिल की हिमायत में वोट डाला और वोटिंग जब हुई तो सब ने इसके फेवर में ही वोट डाला। लेकिन अपने एतराज़ात जो थे उन जमातों के लीडरों ने, नुमाइंदों ने वहां संसद में सामने रखे। ऑनरेबल मेंबर्स, आई एम स्टार्टिंग द वोटिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है, और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया है। आज अमृतकाल के समय ये जो यात्रा स्वर्णिम काल की है, इसमें महिलाओं का योगदान नीति निर्माण में, गरीबों के कल्याण में और राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका हो, तो इसी संसद में 33% आरक्षण और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 30 साल से कोई नहीं कर पाया था, ये अब मोदी जी कर पाए। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और पहले महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं लाए, अब महिलाओं को नीति निर्माण में जो हिस्सेदारी दी है, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अब विधानसभा से संसद तक आने का, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, एक नया इतिहास रचा है। मोदी जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोदी जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हिंदवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीजेपी पर NC को यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करके मुखालिफ जमातों की मदद करने का इल्जाम आयद करते हुए NC के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन लोगों ने बंदूक उठाकर लोगों को मरवाया वही राजभवन की तकरीबात में दिखाई देते हैं, लिहाजा उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमरीकी सदर बाइडेन को खुश करने के लिए कश्मीरियों से कुर्बानी ली जा रही है और अमरीकी सेब की बरामदगी पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिसका सीधा नुकसान कश्मीर के सेब व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने वाले लीडरान को धमकाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता है कि वो कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ करेगा। जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्लाह, नासिर असलम वानी, जावेद डार, कैसर जमशेद लोन, शरीफुद्दीन शार्क समेत दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इन लोगों ने कहा था कि 370 गया, इसमें है क्या? वो भी मजबूर हुए हमारे वकीलों के साथ अपनी तस्वीर लगाने पे कि मैं इस वकील को मुबारक करता हूं। अरे भाई, वकील हमारा, तस्वीर तुम्हारी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी अब 370 के कारवां के साथ जुड़ा हुआ हूं। अरे वो तंजीम जिसने केस डाला भी नहीं था, उन्होंने भी फिर चीफ जस्टिस के सामने मिन्नत समाजियत करके कहा कि मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। 5 अगस्त 2019 को नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सही, हमारी अगर नीयत साफ रहे, हमारे इरादे साफ रहे, अगर हम साफ दिल से अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, हमारी ये दुआ जरूर कबूल होगी।
जिन लोगों ने उस वक्त बंदूकें उठाई, आज वो राजभवन में घूम रहे हैं। 30 साल लोगों को मरवाया, अब गवर्नर साहब के फंक्शन में बैठे होते हैं। अरे कम से कम उससे पहले कहीं पे खड़े होकर माफी मांगो, शर्म करो, तस्लीम करो कि हमने बिना वजह लोगों को मरवाया यहां पर, फिर जाके जो भी झंडा आपने लपेटना है करो। आगे बढ़ते हैं। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और इस्तेहकामात के लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर बातचीत का आगाज करना चाहिए। अनंतनाग में न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए डॉक्टर बेग ने कहा कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जानिब से दिए गए बयानात पर रद्द-ए-अमल नहीं करना चाहते, लेकिन वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुज़ाकरात के हक में हैं और वाजपेयी जी ने इस वक्त मुज़ाकरात किए जब करगिल में हम पर पीछे से वार किया गया था। नहीं कर सकता कि फारूक साहब क्या कहते हैं, उमर साहब कैसे क्या कहते हैं। मुझे लगता है बीजेपी को जो ये हालात हम देख रहे हैं, आप कोकरनाग का ले लीजिए, कुलगाम का ले लीजिए, राजौरी का ले लीजिए, हमें लगता है इनको फौरन वाजपेयी जी के उस पर अमल करना चाहिए। मुझे लगता है ये टाइम आ गया है, इनको जिद छोड़नी चाहिए और अपने ही कदावर लीडर, और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरे एज कश्मीरी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। वाजपेयी जी के ज़माने में करगिल अटैक हुआ, बैक स्टैबिंग थी, फिर भी उनका इतना कन्विक्शन था बातचीत में, उन्होंने फिर भी बातचीत की। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर भी वो बस लेकर वहाँ गए, और वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे जब वाजपेयी जी गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि इनको फौरन जिद छोड़ के, रिजिडिटी छोड़ के, वाजपेयी जी के फार्मूला पे, वाजपेयी जी के डॉक्ट्रिन पे अमल करना चाहिए, ताकि हमारे हालात जो है, जो बहुत खून बह चुका है कश्मीर में, बहुत कश्मीर ने हर गली कूचे ने खून देखा है, ताकि ये खून खराबा बंद हो। और डॉक्टर महबूब बेग ने इंडिया अलायंस में पार्लिमानी सीटों के हवाले से दिए गए बयान पर कहा कि उमर अब्दुल्ला निजी राय देने का हक रखते हैं, लेकिन पीडीपी अवामी मौक़िफ़ के बिना पर बीजेपी जैसे ताकतवर मुखालिफ से दूसरी हम ख्याल जमातों के साथ सियासी जंग लड़ना चाहती है। साहब ने यह भी कहा कि ये मेरी राय है और मैं अपनी राय अलायंस के, इंडिया अलायंस के सामने रखने का मुझे हक है और मैंने रखा है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जहाँ तक हमारा मानना है, कश्मीर के आम लोगों से अगर आप बात करेंगे, वो कहते हैं कि सबों को एक होके अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए। तो पीडीपी का मानना है कि लोगों की ये जो राय है, इसका एहतराम करना चाहिए। ये सीटों की बात नहीं है, इसका एहतराम होना चाहिए और हमें जॉइंटली, यूनाइटेडली फाइट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कोई कमज़ोर एडवर्सरी नहीं है, दुश्मन में नहीं कहूँगा, एडवर्सरी नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग एडवर्सरी है। अगर इनका कन्विक्शन था वुमेन रिजर्वेशन में, तो 2024 में हमको दिखना चाहिए था कि हाँ, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हैं उसमें विमेन जो हैं उनको अपना हक मिला, और वो 2024 की पार्लियामेंट का रौनक बनेगी और एम्पावरमेंट होगा। इन्होंने इसको रखा है, कंडीशनल रखा है कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। अब देखते हैं, शायद 2029 के बाद ये देखेंगे, जब ये होंगे भी नहीं, जहां तक ऊपर वाले का करना है, क्योंकि वो देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। खबर आगे बढ़ते हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के दरवाजे उन तमाम लोगों के लिए खुले हैं जो पहले किसी दूसरे सियासी नजरिए से मुंसलिक थे, बशर्ते कि वो हिंदुस्तान के आईन पर पुख्ता यकीन रखते हो और मुल्क दुश्मनी में मुलविस ना हो। सरगर्मी हमारी सियासत सच्चाई पर मबनी है और यहां फिरकावाराना सियासत के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जो भी हमारे साथ शामिल होना चाहता है, अगर वो मुखलिस और ईमानदार हो तो शामिल हो सकता है। ऐसा अल्ताफ बुखारी का कहना था। आप चाहते हैं कि जो हुर्रियत और जो बैंड जमात इस्लामी के जो मेंबर्स हैं वो अपनी पार्टी को ज्वाइन। मैं पहले आप लोगों को कहता हूं, आप जो ये एक ऐसा स्टेटमेंट स्वीपिंग देते हो कि जो बैंड हैं, जो ये है जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं, जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, जो किसी ऐसे
इल्ज़ाम में मुलविस नहीं है, जो मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो, जो किसी ड्रग्स बिजनेस में हो, जो किसी कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व हो या किसी दुश्मन मुल्क के साथ इन्वॉल्व हो, जिन्हें आईन हिंद पे यकीन है, उन सब को हम वेलकम करते हैं। और बिला मज़हब व मिलत कोई इसमें हम ये डिफरेंस नहीं करते हैं किसका बैकग्राउंड किससे आया है, कौन कल को जमात इस्लामी में था, हुर्रियत में था, जमीयतुल अहले हदीस में था, कांग्रेस में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, सबको जिन ये चार चीज़ें जिनमें नहीं है उन सबको हम वेलकम करते हैं। मीडिया की आदत होती है, मीडिया इसको बढ़ चढ़ के, ये शहरी हैं, इनको वोट का हक है, जिसको वोट का हक है उसको हम कैसे कहेंगे कि नहीं आपको सियासत करने का हक नहीं है। हम तो हर एक को कहते हैं आ जाओ, इट हैज़ टू बी एन इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। ये किसी खानदान की सियासत नहीं है, बहुत हुआ खानदानों ने बहुत सियासत की यहाँ, ये आम लोग हैं। जिसको आईन हिंद पे यकीन है उसको उसके लिए क्यों नहीं जगह होगी। आप बताओ, हिंदुस्तान के आईन में लिखा हुआ है ना, हर एक एवरीबडी दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो हमने क्या, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। जिस तरह से अपनी पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आज भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो किस तरह आज मैं सवाल आप लोगों से कहूँगा, याद करो आप कहते थे ये बी टीम है, आज क्या कहोगे? अब आज को आपको सोचना पड़ेगा, मेरे हरीफों को भी कुछ सोचना पड़ेगा। हम हैं बी टीम अपने लोगों की, हम ए टीम भी हैं उन्हीं की, बी टीम भी उन्हीं की, सी टीम भी। और जितने भी जमातों ने, जितने भी लीडरों ने हमारे लोगों के साथ अन्याय 74 साल में किया है, उनको लोगों के सामने जवाब दिलाएंगे, देना पड़ेगा। जो रिलीजियस यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पहले प्रो एस्टेब्लिशमेंट में नहीं आए थे, अब वो अपनी पार्टी को आज उन्होंने ज्वाइन किया, जिनमें से मुजफ्फर रिजवी। सच और सदाकत अपनी पार्टी की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ सच और सदाकत है। और इसीलिए हम अपील करते हैं उलमाए दीन को, बाकी शहरियों को, जम्मू कश्मीर के सभी शहरियों को, जम्मू में, कश्तवाड़ में, डोडा में, राजौरी में, पुंछ में, कठुआ में, सांबा में, कुपवारा में, बारामूला में, श्रीनगर में, अनंतनाग में, हर एक जगह कहते हैं आइए, ये आपकी जमात है, ये किसी फ़र्द की जमात नहीं है, ये किसी ख़ानदान की जमात नहीं है। अपने लोगों की खिदमत करिए। क्यों, बाहर से तनकीद करना बहुत आसान है, अंदर आके करिए ना। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए पर की धूम, दहकते अंगारों से निकले महासु भक्त, क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए की कामना। बिहार में सीवान के पिपरहिया नहर के पास अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, युवक के पास से 80,000 रुपए लेकर भागे अपराधी। वैशाली के नगवा गांव में शराब कारोबारी को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर भीड़ ने किया हमला, गिरफ्तार शराब तस्कर को भी भीड़ ने छुड़ा लिया। शेखपुरा पुलिस ने लोदीपुर गांव से 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, एटीएम और एक स्कॉर्पियो बरामद। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की रणनीति, आज सुबह 10 बजे के बाद ही संसद में विपक्षी दलों की बैठक होनी थी। महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा इंडिया गठबंधन। पुलवामा जिले के जजीगाम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने सेब के बागीचों को पहुंचाया भारी नुकसान, स्थानीय लोगों में डर का माहौल, पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JK। इस पर पहली खबर, सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपनी गुपकार रिहाइशगाह पर आशा वर्कर्स के जायज मुतालबात के इजाले के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि मैंने आशा वर्करों की तरफ से पेश किया गया मेमोरेंडम आगे बढ़ाया है। आशा वर्कर्स काफी अरसे से हड़ताल पर हैं, इनके जायज मुतालबात को पूरा किया जाना चाहिए। इंतजामिया ने कई बार मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन मसाइल अब तक जू के तू हैं। इनके मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल किए जाने की मांग की है। इन्होंने मजीद कहा कि ख्वातीन रिजर्वेशन बिल बहुत खुश आइंद फैसला है। भारत और पाकिस्तान को अपने इख्तलाफात भी खत्म करने के लिए मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करना चाहिए। कनाडा के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी कई बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। एक सियासी कारकुन, समाजी कारकुन होने की हैसियत से
यही चाहूँगा कि हम कमज़ोर जो हिस्से हैं हमारे समाज के, उनको भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर आशा वर्कर्स को वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाना चाहिए। और अभी आप ये भी मैं बताऊंगा, हमारी सरकार सोशल सिक्योरिटी के बारे में कहते हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। आशा से जाकर पूछ लीजिए, अगर कोई कल किसी आफत का शिकार हो जाए या बेवक्त मौत हो जाए तो उनके अयाल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये स्कीमों में काम करने वाले, ICDS स्कीम में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर्स वगैरह, उनके साथ भी 60 साल की उम्र में अगर वो कल अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होते हैं, लेकिन उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन की स्कीम नहीं है, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा है? क्या आप 60 साल तक उनसे काम लिया करें डिपार्टमेंट, लेकिन उसके बाद जब वो घर जाए बुढ़ापे में, उम्र के आखिरी हिस्से में, उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ न रहे? तो इसी वजह से आज के इस माहौल में मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आवाम के सामने ये मुकदमा रखूं, अपनी बहनों का, अपनी बच्चियों का, और साथ ही साथ सरकार का ध्यान भी देना जरूरी है कि वो भी ध्यान दें। ना दे ध्यान, नुकसान में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, और अवाम हक बजानिब होंगे कि इनकी कहनी में और करने में जमीन और आसमान का फर्क है। चीफ इंजीनियर जल शक्ति PHE महकमा जम्मू हिमेश मनचंद ने आज गंदोह का दौरा किया। एक दिन कबल उन्होंने दौरा किया था। इन्होंने वाज़ेह किया कि गंदोह के खुसूसी सब डिवीजन को किसी और जगह मुंतकिल नहीं किया जाएगा, यहां गंदोह में बखूबी काम किया जाएगा। ये अफवाहें बेबुनियाद हैं कि ये दूर दराज इलाका होने के बावजूद फैल रहा है। यहां एक स्पेशल सब डिवीजन का होना बहुत जरूरी है। चीफ इंजीनियर ने बहुत से जल शक्ति प्रोजेक्टों को बहाल किया जो भलीसा में चल रहे थे, और आवाम से दरख्वास्त की कि वो ठेकेदारों के साथ साथ महकमे PHE के साथ ताउन करें जो आपके कामों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर लोगों से दरख्वास्त करेंगे जो पाइप, आबी जखायर और टैंकर बिछा रहे हैं, क्योंकि हमारे तमाम काम सर्दियों के मौसम से कबल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएंगे और पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। PHE JJM हाइड्रोलिक डिवीजन के चीफ साहब यहाँ गुंडो बलेसा में आए तो उन्होंने यहाँ यकीन दिलाया कि ये डिवीजन जो है बलेसा में ही रहेगी। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है इलाका जो है काफ़ी दूर का फ्लांग एरिया है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि सुनने में आ रहा था, सुनने में बल्कि आर्डर भी हो चुका था कि यहाँ पर से डिवीजन जो है उसको उठाया जा रहा है PHE की, जो कि हमारा बहुत बड़ी बर्निंग इशू है। हमारी 2 लाख से ज़्यादा आबादी है और 100 करोड़ के करीब बल्कि ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट JJM में चल रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ ये पहले स्पेशल सब डिवीजन थी, तो एक जोहारन भी जो है परमानेंट की गई है, उसके लिए एक्शन जो अलग है। तो हम चाहते हैं कि PHE डिवीजन के लिए भी एक्शन अलग से दिया जाए, ताकि यहाँ की जल शक्ति स्कीमें जो अरबों में चल रही हैं और फर फ्लांग एरिया से इनके सोर्सेज आ रहे हैं, तो इनको देखने के लिए यहाँ एक्शन होना जरूरी है। बेटा किश्तवाड़ का फिर मुझे सरकार ने बोला कि अब जाइए और JJM का रिव्यू कीजिए, तो मैंने जानबूझ के गंदोह चुना कि मैं जो रात को गंदोह में रुकूंगा, एक तो लोगों से मिलूंगा, जो गंदोह का जो रिव्यू है गंदोह में करूंगा, और एक फील आएगी इस एरिया की, क्या मुश्किलात है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस में ये सब डिवीजन जो है इधर गंदोह में रखा गया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डिसीजन जो होगा सरकार ने लेना है, लेकिन पॉजिटिव होगा। और फलों के काश्तकारों के साबिक सदर शोपियां मोहम्मद अशरफ ने शोपियां में एक प्रेस ब्रीफ का इनेकाद किया और इराक और दीगर ममालिक के सेबों की गैर कानूनी तौर पर दरामद और आजापुद फ्रूट मंडी में फरोख्त किए जाने पर अपने तहफुजात का इजहार किया, जो कि किसानों के साथ बराह रास्त माशी नाइंसाफी है। उससे पहले हम आप सभी लोगों का आभारी हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर तशरीफ़ लाया है। ये जो हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको आप कवरेज दे रहे हैं। इस वक्त जो हमारा मसला है कि ईरान का जो माल आ रहा है वो बाय द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से हिंदुस्तान के वाघा बॉर्डर से दाखिल किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने बारहा रिक्वेस्ट की, उनसे हमने गुजारिश की है कि मेहरबानी करके इसको इनलीगल तरीके से वाघा बॉर्डर से अंदर नहीं आने दिया जाए।
बल्कि जो प्रॉपर चैनल हैं प्रॉपर चैनल से वो आए, उसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है। ये हमारा एक मसला है। दूसरा मसला है कि APMC दिल्ली जो है मार्केट आज़ादपुर का, वो जो हमारा लोकल फार्मर है हिंदुस्तान का, उनके लिए ये APMC मंडियाँ बनाई गई हैं। मगर बदकिस्मती की वजह से कुछ लोग जो एक्सपोर्टर हैं उनके साथ मिली भगत करके फ्रूट मंडी आज़ादपुर में इंपोर्टेड माल को बेचते हैं, जो कानूनी तौर बिल्कुल और बिल्कुल सराहीन गलत है। किसी भी हालत में वो APMC आज़ादपुर मार्केट में इस सेब को नहीं बेच सकते हैं, ये कानून है। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के ब्लॉक चनानी के बियान गांव में कीवी की बम्पर फसल महकमे बागवानी की कोशिशों और साजगार मौसमी हालात की बदौलत मार्केट में आने के लिए तैयार है। गांव बियान से ताल्लुक रखने वाले 60 साल साबिक फौजी और तरक्की पसंद किसान मोहम्मद असलम बट ने कामयाबी के साथ कीवी फार्मिंग के मैदान में कदम रखा है और अब कीवी के पैदावार और काश्तकारों की सख्त मेहनत का नतीजा यह निकला है कि 3 साल पहले बट ने महकमे बागवानी की अहम मदद से अपनी कीवी नर्सरी शुरू की थी। उसने अपनी मुहिम जुई का आगाज हिमाचल प्रदेश से कीवी के पौधे दरामद करके और कुछ मकामी तौर पर हासिल करके किया था। कीवी के दरख्तों के फल 3 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद पैदा हुए और मार्केट में फरोख्त के लिए तैयार हैं। बट को यकीन है कि इस कारोबारी इकदाम से इन्हें काफी मुनाफा हासिल हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास इस साल कीवी फलों की जबरदस्त फसल हुई है। इस तजुर्बे ने साबित कर दिया है कि मेहनत और तनव्वुर से आदमी यानी अपनी आमदनी को भी दरहकीकत दोगुनी कर सकता है। मैंने जो एक छोटा सा ट्रायल बेस पे ये कीवी का ऑर्चर्ड लगाया था, तो इसमें कुछ डिपार्टमेंट का सहयोग रहा, कुछ अपनी मेहनत रही। उसके बाद जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मेरी कीवी जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है और उम्मीद है कि इस साल मैं इससे अच्छा प्रॉफिट भी ले सकता हूँ, लूँगा। और अच्छा फ्रूट भी आया हुआ है जो कि तकरीबन तैयार हो चुका है फ्रूट। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बाकी भी फार्मर हैं, जवान हैं, वो भी इस चीज़ की तरफ आएं और इस पे जो है मेहनत करें और ये आने वाला फ्यूचर है जवानों के लिए। तो हमारी ये कोशिश रही और मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। इस साल में शायद 2 से 4 कनाल और लगाऊंगा ये कीवी। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का, लोगों का। जिला पुंछ में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ा गांव देवरिया में अजुतवार मेमोरियल पर हिंदुस्तानी सर्विसेज की पुंछ ब्रिगेड की तरफ से जिले का सबसे ऊंचा तिरंगा परचम लहराया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। देही स्कूलों के बच्चों, फौज और पुलिस अफसरान, पंचायत के नुमाइंदों ने शिरकत की। जिला तरक्याती मुनासिब पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी, SP पुंछ विनय शर्मा, DDC चेयरपर्सन ताजिम अख्तर, फौज के कृष्णा वैली ब्रिगेड के कमांडर के कृष्णन ने शिरकत की। प्रोग्राम में पुंछ ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर राजेश पिष्ट मेहमान खुसूसी रहे और बटन दबाकर जिले का सबसे बड़ा और बुलंद तिरंगा झंडा लहराया। इस मौके पर कमांडर ने कहा कि ये झंडा उन शोहदा के नाम है जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि वो इस झंडे की तनसीब से बहुत खुश हैं और अब ये शोहदा की यादगार उज्जवत को सियाहती मकाम बना देगा, में तरक्की और उसमें तरक्की करेगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BT मिश्रा ने 4 रोजा लद्दाख फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 800 फनकारों ने सकाफती जुलूस में हिस्सा लिया। ये जुलूस क्रूज से शुरू होकर पोलो ग्राउंड लेह पर अख्तिताम पजीर हुआ। इस त्यौहार का मकसद लद्दाख में सयाहती सीजन को तवील करना है, जो कि सितंबर के अख्तिताम से लद्दाख में अख्तिताम को पहुंचता है। 4 रोजा लद्दाख फेस्टिवल का इनेकाद महकमा सियाहत लेह ने कल्चरल अकेडमी और मुख्तलिफ टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स के ताउन से किया है। फेस्टिवल में मास डांस, हॉर्स पोलो, रिवायती तीरंदाजी, एग्जिबिशंस और विमेन पोलो मैच, दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग और बहुत से दिलचस्प इवेंट्स की नुमाइश की गई। LG लद्दाख ने कहा कि इस तरह का त्यौहार लद्दाखी रिवायत और सकाफत की भरपूर अक्कासी करता है। उन्होंने ये भी बताया कि वो 31 अक्टूबर को UT लद्दाख की यौम तासीस के मौके पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू को मदऊ करेंगे। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने कहा कि लद्दाख फेस्टिवल सियाहत को फरोग देने और लद्दाख की सकाफती तनव्वुर की नुमाइश करता है। उन्होंने 2024 में हर साल सितंबर में 20 से 24 सितंबर तक फेस्टिवल मनाने के लिए फिक्स कैलेंडर बनाने का भी ऐलान किया।
कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन लद्दाख। 4 रोज़ा जो लद्दाख फेस्टिवल शुरू हो गया, और हालांकि जिस फेस्टिवल जिस पर्पस से किया है उस कहीं ना कहीं कमियां नज़र होते हुए देख रहा है, क्योंकि फेस्टिवल का करने का एक मेन मकसद है जो टूरिस्ट सीजन को लेंथन करना। तो इस वक्त टूरिस्ट बहुत गिने चुने लोग यहाँ फेस्टिवल में शामिल हुआ। तो हम हमारे साथ कुछ टूरिज्म स्टेक होल्डर अल्टोए के प्रेसिडेंट दलेक साहब है, उनसे पूछेंगे सर जो फेस्टिवल एक पहल की कोशिश किया था कि लद्दाख में जो टूरिस्ट सीजन बढ़ावा मिले, लेकिन टूरिस्ट तो बहुत कम मिला, आपका क्या कहना है? देखिए ये जब पहले 10, 12, 15 साल पहले होता था तब काफ़ी हेल्प किया है इसने टूरिज्म सीजन को एक्सटेंड करने में, बट बीच में थोड़ा सा डिपार्टमेंट की तरफ से भी और स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी इसमें थोड़ा वो हुआ, इसमें डेट्स काफ़ी चेंज होते रहे, आगे पीछे होते रहे, तो हम टूरिस्ट भी नहीं उस तरह मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं कर पाए। बट इस साल डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब ये जो इन्होंने कैलेंडर फिक्स कर दिया है अगले साल के लिए, मतलब फॉर द कमिंग फ्यूचर, इट्स अ गुड साइन, बिकॉज फॉरेन टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, इसमें बहुत इंटरेस्ट है इनका, बट ये डेट ना फिक्स होने की वजह से प्रॉब्लम होता था। सर अगले साल से इससे बढ़िया फेस्टिवल होने का उम्मीद रख सकता है, क्योंकि सीसी ने भी बहुत इस पे अफसोस जताया कि इतना धूमधाम होना चाहिए उतना नहीं हुआ, और जो कैलेंडर वगैरह रिलीज करने में बहुत देर हो गया। आपका क्या? जैसे सीसी साहब ने कहा है कि जो हमारे जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो खासकर पहले लद्दाख फेस्टिवल का मोटिव ही यही था कि हमारे जो ये सीजन्स को स्ट्रेच करे, तो उसको हम पहले हमारे जो 1 to 15 जो सितंबर एक फिक्स कैलेंडर हुआ करता था, उस समय काफ़ी हेल्प मिला था कि हमें टूरिज्म को, क्योंकि सारे टूरिस्ट हमारे लोकल फेस्टिवल के लिए तो जैसे लोकल लोग आते हैं उसके तरह आ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत पहले से अपने टूर्स प्लान करना होता है। बहुत पहले लोकल बहुत आते थे, क्योंकि यहाँ विभिन्न जगह के जो कल्चर को देखने को मिलता था। तो इसका मेन रीजन यही था कि ये जो डेट्स था वो काफी फिक्स नहीं होते थे, एक हफ्ते पहले अनाउंस होते थे कि ये फेस्टिवल है। इसका एक मेन रीजन मुझे लगता है कि यही है। पहले हमारे पास में देखा जाए तो 1 to 15 सितंबर एक फिक्स होता था, तो आज के इस इवेंट से ये एक हमें पॉजिटिव नोट मिला कि ऑनरेबल सीसी ने एक पूरा आने वाले टाइम पे ये डेट फिक्स हुआ, और ये एक सितंबर पूरा मंथ एक मंथ ऑफ सेलिब्रेशन के नाम से ये प्रोसीजन होता है। लद्दाख फेस्टिवल का जो मकसद जो था वो अभी जो लेक्चर किया उन्होंने आप सबको बताया, तो कल्चरल प्रोसीजन इसलिए था। तो इसमें हर साल इतने ही रहते हैं 700-800 आर्टिस्ट हम कल्चरल प्रोसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्रचार करने में जो समय चाहिए था वो टाइम पे नहीं हुआ, और सीसी ने अपने भाषण में कहा कि जिस मकसद के लिए ये टूरिज्म फेस्टिवल स्टार्ट किया उसका मकसद पूरा हुआ नहीं थे। तो उम्मीद है अगले साल इससे सीखो कि इससे बहुत बढ़िया टूरिज्म फेस्टिवल देखने को मिल सकता है। कैमरामैन सोनम नितिन के साथ मुरुख तांजी, न्यूज़ 18 के लिए।